हेलो एवरीवन। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट के विषय में अध्ययन किया। अब हम सेकंड यूनिट के विषय में अध्ययन करेंगे। सेकंड यूनिट में सर्वप्रथम हमारा आता है प्रोटीन। इसमें हम भोजन के 6 पोषक तत्व के विषय में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले प्रोटीन के विषय में हम जानेंगे। हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन ना ही सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए प्रोटीन का विशेष महत्व होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण, विकास व वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे शरीर की जो भी वृद्धि व विकास होता है उसमें प्रोटीन का विशेष योगदान है। छोटे बच्चों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि छोटे बच्चों की वृद्धि व विकास होना होता है और बड़ों के लिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को सर्वप्रथम 1838 में मुल्डर के द्वारा दिया गया। इसका उद्गम प्रोटीन से होता है और प्रोटीन प्रोटियोस शब्द से बना है जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटियोस का अर्थ है सबसे पहले आने वाला, अर्थात यह हमारे जीवन के लिए सबसे पहले आने वाला पोषक तत्व है या एक पदार्थ है। प्रोटीन से मानव शरीर के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन का ही भाग होता है। सबसे अधिक जल होता है और जल के बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो हमारे प्रोटीन का ही भाग होता है। और यह प्रोटीन मुख्य रूप से हमारे ऊतकों में पाई जाती है तथा शेष मात्रा रक्त में, अस्थियों में, दांतों में, त्वचा में, बाल में, नाखून में व कोमल ऊतकों में पाई जाती है। हम सभी का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है और ये सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनके लिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इन सभी कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन का रासायनिक संगठन। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो कि विभिन्न अमीनो अम्ल से बना है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड है। सबसे पहले की इकाई यानी कि अगर प्रोटीन को हम कई भागों में बांटें या प्रोटीन को तोड़ें तो उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई जो हमें प्राप्त होगी वह अमीनो एसिड होगा। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त फास्फोरस, लोहा, आयोडीन व कोबाल्ट भी प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 15%, सल्फर 3% और फास्फोरस भी 3% ही पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि कार्बोज और वसा में नहीं पाया जाता, अर्थात कार्बोहाइड्रेट और वसा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी कारण प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी हम कहते हैं। कुछ प्रोटीन हमारी पानी में घुलनशील होती हैं और कुछ पानी में अघुलनशील होती हैं। प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई अमीनो एसिड है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के संयोग से बना एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्षारीय या अमीनो समूह जिसे -NH2 तथा अम्लीय या कार्बोक्सिलिक समूह -COH यह सब आपस में जुड़े रहते हैं। अमीनो एसिड को हम निम्नलिखित सूत्र द्वारा देख सकते हैं। HCNH2COHR, अर्थात C कार्बन, H हाइड्रोजन, NH2 क्षारीय अमीनो समूह, COOH अम्लीय समूह आदि होते हैं। R समूह में भिन्नता होने के कारण अमीनो एसिड की प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। ये जो R इसमें दिया गया है, इस R में अंतर होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, जिसके कारण अमीनो एसिड की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से या माइक्रोस्कोप से देखें तो अमीनो एसिड एक सफ़ेद रवेदार पदार्थ की तरह दिखाई देता है जिसकी रचना में भी भिन्नता होती है। स्वाद में भी प्रत्येक अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं। कुछ अमीनो एसिड मीठे, कुछ कसैले व कुछ स्वाद रहित होते हैं। कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं।
अगर हम एमिनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। इस श्रृंखला को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जब 2 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उसे डाईपेप्टाइड, व जब 3 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उसे ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन में अमीनो एसिड जो होते हैं वो 22 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें से 10 हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। अर्थात अमीनो एसिड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता, जिन्हें हमें भोजन से लेना आवश्यक होता है। और अनावश्यक अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, इसलिए यह हमारे लिए इतने आवश्यक नहीं है कि हम इन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त करें। लेकिन आवश्यक अमीनो एसिड हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके अभाव में हमारे शरीर की वृद्धि व विकास भी सही प्रकार से नहीं होगा। भोजन में अमीनो एसिड की उपस्थिति के आधार पर, अर्थात 1 अमीनो एसिड है, 2 हैं या 3 हैं, कितने अमीनो एसिड भोजन में उपस्थित हैं उसके आधार पर प्रोटीन की श्रेणी को निर्धारित किया जाता है। इसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मैथियोनाइन, फिनिलेनाइन, आर्जिनिन, हिस्टोडीन आदि अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो एसिड हैं। दूसरा हमारा आता है अनावश्यक अमीनो एसिड, अर्थात वे अमीनो एसिड जो कि हमारे शरीर में स्वयं उत्पन्न होते हैं और हमें इतने आवश्यक हमारे लिए नहीं होते कि हम भोजन के द्वारा इन्हें प्राप्त करें। इसमें एलानिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ग्लूटामिन, एस्पर्गिमिन आदि अमीनो एसिड होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अपने गुणों और उपयोगिता से अलग होते हैं। अमीनो एसिड के आधार पर प्रोटीन की उपयोगिता निर्धारित की जाती है। जितने अमीनो एसिड प्रोटीन में उपस्थित होंगे उसे हम अच्छे अमीनो एसिड कहेंगे, और अगर उस प्रोटीन में हमारे भोजन में जो प्रोटीन है उसमें कम अमीनो एसिड होंगे तो उसे अनावश्यक अमीनो एसिड कहेंगे या उसे निम्न श्रेणी की प्रोटीन हम कहेंगे। इस आधार पर हम प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं। प्रोटीन के वर्गीकरण को हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, गुण के आधार पर, साधन के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। गुण के आधार पर जो हमारी प्रोटीन है उसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। साधन के आधार पर प्रोटीन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पशु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न प्रोटीन। फर्स्ट हमारा आता है गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। गुण के आधार पर, इसके आधार पर हम प्रोटीन को 3 भागों में बांट सकते हैं। यह हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रोटीन होता है। गुण के आधार पर ओसबर्न निम्कोफ ने के आधार प्रोटीन को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। यह प्रोटीन वह प्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे उत्तम या पूर्ण प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन भी हम कह सकते हैं। यह हमें जीवित बनाए रखती है और साथ ही साथ इसका उपयोग हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर की यह वृद्धि व विकास करती है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए यह प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होती है। पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन उत्तम प्रोटीन का विशेष उदाहरण है। केसीन प्रोटीन अर्थात दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन भी मुख्य होती है। इसकी प्रोटीन दूध में लैक्टोएल्ब्यूमिन, अंडे की जर्दी में ओवलब्यूमिन, मांस में ट्रिप्टोफैन व ल्यूसीन, सोयाबीन में ग्लाइसिन, मेवे में एक्सेलिसिन, मक्का में ग्लूटेनिन आदि प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा हमारा आता है आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन या मध्यम प्रोटीन। इसे हम पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं, अर्थात यह प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो कि ना ही तो निम्न स्तर की होती है और ना ही उच्च स्तर की होती है, अर्थात यह प्रोटीन मध्यम स्तर की होती है। इसमें कुछ अमीनो एसिड पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते, इसी कारण इसे मध्यम प्रोटीन भी हम कहते हैं। यह प्रोटीन मुख्य रूप से वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। इसमें यह हमारे जीवन को तो बनाए रखते हैं परंतु वृद्धि और विकास में कोई भी सहायता नहीं करते। ग्लियाडिन इस प्रोटीन का मुख्य उदाहरण है और मटर में पाई जाने वाली लेग्यूमिन भी इसी प्रोटीन का
उदाहरण है। तीसरा है हमारा अपूर्ण या अनुपयोगी प्रोटीन। यह प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जिसमें अमीनो एसिड नहीं होते, जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए ये प्रोटीन ना ही तो हमें जीवित रखती है और ना ही हमारी वृद्धि व विकास करती है। वनस्पति और तृणधान्य यानी कि अनाज, वनस्पति और अनाजों में पाई जाने वाली प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन होती है। लेकिन इस प्रोटीन को अन्य उपयोगी प्रोटीन के साथ मिलाकर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रोटी के साथ मांस, दाल के साथ अन्य सब्जियां मिलाकर भी, रोटी और दूध आदि मिलाकर भी हम प्रोटीन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि यह प्रोटीन भी लाभदायक बन जाती है। अब ये हमारा था फर्स्ट वर्गीकरण गुण के आधार पर। सेकंड वर्गीकरण है हमारा प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, प्राणिज प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। प्राणिज प्रोटीन अर्थात एनिमल प्रोटीन, यह प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो कि प्राणीजन्य भोज्य पदार्थों में पाई जाती है, इसलिए इसे प्राणिज प्रोटीन भी कहते हैं। इस वाली प्रोटीन में मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडा व दूध तथा दूध से बने हुए पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं। अंडे की प्रोटीन उत्तम प्रोटीन होती है क्योंकि अंडे की प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड पूर्ण मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सेकंड हमारा वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन में ये हमें वनस्पतिजन्य भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। इसकी प्राप्ति के मुख्य रूप से स्रोत हैं अनाज, दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे, हरी सब्जियां, तिलहन आदि। इस प्रोटीन में विटामिन ए और विटामिन बी की प्रोटीन भी कहा जाता है। तीसरा वर्गीकरण हमारा आता है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर हम प्रोटीन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं, साधारण प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। साधारण प्रोटीन में वे प्रोटीन आती हैं जो जब अलग बटन की क्रिया के बाद अमीनो एसिड में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात जब इन पर जल की क्रिया की जाती है तो यह अमीनो एसिड में बढ़ जाते हैं, इसलिए इन प्रकार के प्रोटीन को साधारण प्रोटीन कहा जाता है। इसके अंदर एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लिटेलिन्स, प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूमिनाइट्स, प्रोटेमिन्स, हिस्टोन्स आदि प्रोटीन आते हैं। एल्ब्यूमिन्स यह पानी में घुलनशील होती है तथा गर्म करने पर थक्के के रूप में जम जाती है, जैसे कि अंडे की प्रोटीन ये बाद में जम जाता है, ऐसे कि रक्त का एल्ब्यूमिन ये सब जमने वाली प्रोटीन है, और दूध का लैक्टोएल्ब्यूमिन ये गर्म करने पर थक्के के रूप में जम जाती हैं। दूसरी हमारी ग्लोब्यूलिन्स, यह प्रोटीन पानी में अघुलनशील है परंतु नमक के घोल में घुलनशील होती है। मांसपेशियों की ग्लोब्यूलिन, रक्त का सीरम आदि इसी प्रकार की प्रोटीन है। ग्लूटेलिन्स, यह प्रोटीन उदासीन घोलकों में घुलनशील है परंतु अम्ल और क्षार में यह प्रोटीन घुल जाती है। तीसरी प्रोलेमिन्स, यह तीव्र एल्कोहल में घुलनशील होती है किंतु पानी में अघुलनशील होती है, जैसे कि गेहूं की गिलियाडीन, मक्का का जीन आदि। फिफ्थ है हमारी एल्ब्यूमिनाइट्स अर्थात यह प्रोटीन हमारी पशुओं के अस्थि संस्थान के संबंधित संरचनाओं में, बालों में, त्वचा में, सींग में, नाखून में ऊतकों के रूप में पाई जाती है। कोलेजन इस प्रोटीन का उदाहरण है। कोलेजन जिसे प्रोटीन को जल में उबालने से जिलेटिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रोटेमिन्स, यह अधिक सरल प्रोटीन है, ये जल में घुलनशील और ताप में थक्के के रूप में जमने वाली नहीं होती, मतलब जल में घुलनशील होती है ये और थक्के के रूप में भी नहीं जमती। इससे कुछ एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं परंतु इसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो पूर्ण नहीं होते। नेक्स्ट हमारा हिस्टोन्स, यह जल में घुलनशील परंतु तरलीकृत अमोनिया में अघुलनशील है। इस पर अनेक प्रकार की क्रिया की जाती है तो हिस्टोन आदि प्रोटीन प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट संयुग्मी प्रोटीन, सेकंड पॉइंट है हमारा संयुग्मी प्रोटीन, अर्थात जब दो प्रोटीनों को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है तो उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अणु किसी अन्य तत्व के अणुओं के साथ मिलकर उपस्थित होते हैं, अर्थात दो प्रोटीनों को हम एक साथ मिला देते हैं संयुग्म, इसलिए इसे कंजेस्टेड प्रोटीन भी कहते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियो प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन में प्रोटीन के अणु व न्यूक्लिक अम्ल के यौगिक होते हैं, ये गेहूँ के जीवाणु में पाए जाते हैं। सेकंड है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोट समूह के तत्वों के साथ प्रोटीन के अणु संयुक्त होने पर यौगिक निर्मित करते हैं, जैसे कि म्यूसिन। थर्ड है हमारा फास्फोप्रोटीन, इसमें फास्फोरस और प्रोटीन के अणु संयुक्त होते हैं, केसिनोजन और ओवाविटेलिन
इस वर्ग के उदाहरण है। इसमें दूध और अंडे की जर्दी भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट हमारा है हीमोग्लोबिन। 4th पॉइंट, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अणु और आयरन तत्व को मिलाकर बनते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा लाइपोप्रोटीन। यह प्रोटीन के अणु वसा के अणु के साथ इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट लेसिथोप्रोटीन, यह संबंधित प्रोटीन के अणुओं का यौगिक है। थर्ड प्रकार की प्रोटीन है हमारी, दूसरे प्रकार की फर्स्ट है साधारण, दूसरी है संयुग्मी और तीसरी है हमारी व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन ताप एंजाइम की क्रिया और भौतिक शक्तियों जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। अर्थात इसे ताप की क्रिया के द्वारा निर्माण किया जाता है, उस प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन हम कहते हैं। इसमें पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड जो कि अमीनो एसिड के मिश्रण है, इस वर्ग के उदाहरण होते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, व्युत्पन्न प्राथमिक प्रोटीन, व्युत्पन्न गौण प्रोटीन। व्युत्पन्न प्राथमिक प्रोटीन में अंतर्गत प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन आते हैं। प्रोटीन में जल की क्रिया के द्वारा बनते हैं। मेटा प्रोटीन में ये क्षार और अम्ल के द्वारा बनते हैं। जमे हुए प्रोटीन ये अघुलनशील तत्व होते हैं जो कि ताप की क्रिया के द्वारा बनते हैं। व्युत्पन्न गौण प्रोटीन में 3 प्रकार के हैं, प्रोटियोज, पेप्टोन और पेप्टाइड। ये जल में घुलनशील होते हैं और ताप में भी जमते नहीं हैं। पेप्टोन जल में घुलनशील होते हैं लेकिन ताप में इन्हें जमाया नहीं जा सकता। नंबर 3 होता है पेप्टाइड। इसमें 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड होते हैं और यह आगे जाकर पेप्टाइड बन जाते हैं।